गौतम अडानी है, ये घोटालेबाज़ ही नहीं, ये महा घोटालेबाज़ है। अभी जनवरी महीने में आपको पता होगा एक अमेरिकी फ़र्म है हिंडनबर्ग, उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी हुई थी और उसके बाद बताया गया था कि किस तरह गौतम अडानी ने दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला किया है। और उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये असर हुआ कि उस समय अडानी दुनिया में दूसरे नंबर पर था, दूसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। उसके बाद लुढ़क कर 23वें या 24वें नंबर पर पहुँच गया कि जो नवादा जिला है बिहार का, वहाँ वारसलीगंज है। वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाएगा गौतम अडानी और उस फैक्ट्री की लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए होगी, 1500 करोड़ रुपए। और बिहार सरकार ने आनन-फानन में उसको 70 एकड़ ज़मीन भी आवंटित कर दी है। एक तो अडानी का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो घोटालेबाज़ है और बहुत सारे मतलब एक आप कह सकते हैं कि दागी उद्योगपति है। अडानी को कहीं बिज़नेस नहीं करने देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि कहीं नहीं है, लेकिन जब तक वो मतलब इन जाँचों के घेरे में है, तब तक तो उस पर निगाह रखनी ही चाहिए। आप देखिए मैं बात करता हूँ, एक छोटे से प्रोजेक्ट में, सरकार के एक छोटे से प्रोजेक्ट में यदि ठेकेदार कुछ गलती कर देता है, तो 1 मिनट में सरकार उसको काली सूची में डाल देती है, यानी ब्लैक लिस्ट कर देती है और फिर उस ठेकेदार को आगे कोई काम नहीं दिया जाता है। तो ये अडानी जो जिस पर हज़ारों, हज़ार, लाखों करोड़ों के घोटाले का आरोप है और एक बहुत प्रतिष्ठित फर्म ने लगाया है, हिंडनबर्ग फर्म ने, अमेरिकन कंपनी ने, तो इसको फिर आप कैसे लाने दे रहे हैं? सीमेंट उद्योग दुनिया में प्रदूषण फैलाने में तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़हरीली गैसों का विसर्जन करती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना? और आपको नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये जो ज़हरीली गैसें होती है, सीमेंट फैक्ट्री से निकलती है और पूरे वायुमंडल को, आसपास के वायुमंडल को ज़हरीला बना देती है। यहाँ देखिए फलों की ही खेती देखिए, आप दरभंगा के आम देख लीजिए। हाजीपुर के केले देख लीजिए, मुज़फ्फरपुर के लीची देख लीजिए, ये सब दुनिया भर में मशहूर है। मुज़फ्फरपुर की शाही लीची दुनिया भर में निर्यात होती है। पीएम और राष्ट्रपति तक जाता तब हाजीपुर के केले, दरभंगा के आम, तो यहाँ पर तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब संभावनाएँ हैं। खाद्य प्रसंस्करण जिसको कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग, है ना? क्या दरभंगा में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती थी? यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है कि प्रदूषण बोर्ड में आपको कोई भी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि आप घूस दे दीजिए। है? वो हाँ, बिना वो मतलब ज़मीन पर आएँगे भी नहीं जाँच करने, उनको घूस दीजिए ऑफ़िस में और ऑफ़िस में ही वो मतलब आपको एकदम प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट आपको कर कमलों में पकड़ा देंगे। लेकिन इतने बड़े घोटालेबाज़ को, जिसका अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जा रही है, बहुत सारी फैक्ट्रियों की जो अनुमति थी उसको रद्द कर रहे हैं दूसरे देश भी, वैसी वैसे व्यक्ति को ही बिहार में आने देना सही नहीं है। ज़हरीली गैस जो वायुमंडल में फैलेगी, भले वो आपको आँख से नहीं दिखाई देगी, वायु प्रदूषण तो आँख से नहीं दिखता है, लेकिन आपकी फसलों को नुकसान होगा। आप जो वहाँ धान और गेहूँ का उत्पादन करेंगे, उनमें वो ज़हरीला पदार्थ आएगा और आपके बच्चों क्या सबका स्वास्थ्य खराब होगा। उतनी जो ज़हरीली गैसें आएँगी, आप वो ज़हरीली हवा लीजिएगा, तो आपके फेफड़े खराब होंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, गौतम अडानी बिहार में अंबुजा सीमेंट की एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका, थैंक्स। सर, कितनी खुशी की बात है कि बिहार में भी अब फैक्ट्री लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं। नहीं, नहीं, खुशी की बात तो ऐसे मत ऊपर से देखने की है, लेकिन अंदर खाने की बात मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं दर्शकों को बता दूँ ये मामला है क्या? ये मामला ये है कि गौतम अडानी जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक है और अंबुजा सीमेंट का मालिक भी है। तो अभी 10-15 दिन बाद बिहार सरकार ने उसको मंजूरी दी है कि जो नवादा जिला है बिहार का, वहाँ वारसलीगंज है। वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाएगा गौतम अडानी और उस फैक्ट्री की लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए होगी, 1500 करोड़ रुपए। और बिहार सरकार ने आनन-फानन में उसको 70 एकड़ ज़मीन भी आवंटित कर दी है। तो ये तो मामला है पूरा। अब देखिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, विरोध के 2 मुख्य बिंदु हैं मेरे, वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला विरोध करने का तो ये मुद्दा है कि ये जो गौतम अडानी है, ये घोटालेबाज़ ही नहीं, ये महा घोटालेबाज़ है। अभी जनवरी महीने में आपको पता होगा एक अमेरिकी फ़र्म है हिंडनबर्ग, उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी हुई थी और उसके बाद बताया गया था कि किस तरह गौतम अडानी ने दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला किया है। और उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये असर हुआ कि उस समय अडानी दुनिया में दूसरे नंबर पर था, दूसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। उसके बाद लुढ़क कर 23वें या 24वें नंबर पर पहुँच गया। और दुनिया की बहुत सारी जो एजेंसियाँ हैं, बहुत सारे जो बिज़नेस हाउस हैं, उन लोगों ने गौतम अडानी को काली सूची में डाल दिया है, यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अडानी ग्रुप के साथ कोई भी बिज़नेस नहीं करेंगे। उसके बाद जेपीसी की भी माँग विपक्ष में हुई थी, संसद में कई दिनों तक हंगामा हुआ था, आप जानते हैं। लोगों ने इसको मोडानी महाघोटाला का नाम दिया, ये कहा गया कि मोदी और अडानी दोनों शामिल हैं। तो स और फिर बहुत सारे आरोप लगे कि इसकी कुछ शेल कंपनियाँ हैं, यानी कि फर्ज़ी कंपनियाँ हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया लगा है।
मतलब संक्षेप में ये समझिए कि गौतम अडानी जो है उसपे बहुत गंभीर आरोप हैं घोटाले करने के। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, कोई साफ-सुथरा उद्योगपति यदि बिहार में उद्योग लगाता, फैक्ट्री खोलता तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं था। लेकिन इतने बड़े घोटालेबाज़ को, जिसका अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जा रही है, बहुत सारी फैक्ट्रियों की जो अनुमति थी उसको रद्द कर रहे हैं दूसरे देश भी, वैसी वैसे व्यक्ति को बिहार में आने देना सही नहीं है। और ऐसी स्थिति में बिहार में आया है तो मुझे मतलब एक संदेह पैदा हो रहा है कि शायद इसमें बड़े स्तर पर कमीशनखोरी की गई हो। मतलब अधिकारियों और नेताओं के द्वारा कमीशन खाया गया हो, इसको मंजूरी देने के बदले में। क्योंकि आप देखते हैं बिहार में इतना भ्रष्टाचार है कि एक छोटी-सी आप एक दुकान खुली है, छोटा-सा एक रेस्टोरेंट खुली है, ये खुली है, वो खुली है, तो उसमें आपको 1000 हर जगह घूस देना पड़ता हाँ, हर जगह घूस देना पड़ता है, किसी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट के लिए, किसी को प्रदूषण वाले के लिए, किसी को इस रजिस्ट्रेशन के लिए, इस फलना के लिए, चिलना के लिए, बिना घूस के तो यहाँ एक फ़ाइल खिल सकती नहीं है। वैसे बिहार में यदि 1400 करोड़ रुपए की फैक्ट्री को आनन-फानन में मंजूरी मिल गई, तो मुझे बहुत गहरा संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हुई है और पूरे मामले से मुझे घोटाले की बू आ रही है। है। पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये है कि जो सीमेंट उद्योग होता है, मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है। सीमेंट उद्योग दुनिया में प्रदूषण फैलाने में तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़हरीली गैसों का विसर्जन करती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना? और आपको नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये जो ज़हरीली गैसें होती हैं, सीमेंट फैक्ट्री से निकलती है और पूरे वायुमंडल को, आसपास के वायुमंडल को ज़हरीला बना देती हैं। जैसे वाराणसीगंज में जी सीमेंट फैक्ट्री लगेगी, तो आसपास के गाँव की फसलें ज़हरीली हो जाएँगी। जो आम आदमी हैं, उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं, उनको और बीमारियाँ हो सकती है। इतनी सारी जानकारी आम आदमी को नहीं मालूम रहती है, इसलिए आम आदमी तो फैक्ट्री के नाम से उछलने लगता है। रोज़गार पैदा हो। जी, लेकिन आप जानते हैं इसी देश से भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में। भोपाल में कम फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की और उससे एक रात में जहरीली गैस निकली, तो 3000 लोग मर गए, है ना? तो होता क्या है कि फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि विकास की आंधी ही चलेगी, फैक्ट्रियाँ से मौत की आंधी भी चलती है। तो इन्हीं बातों को मैं उठाना चाह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि अडानी की सीमेंट फैक्ट्री का शांतिपूर्ण विरोध हो और मैं इसको हाई कोर्ट में भी चुनौती दूँगा। जी। सर आपने 2 बात कही, तो मैं स्पष्ट पूछना चाहूँगा कि अडानी का विरोध होना चाहिए या सीमेंट फैक्ट्री का विरोध होना चाहिए? इसमें दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। एक तो अडानी का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो घोटालेबाज़ और बहुत सारे मतलब एक आप कह सकते हैं कि दागी उद्योगपति है। अडानी को कहीं बिज़नेस नहीं करने देना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा कि कहीं नहीं है, लेकिन जब तक वो मतलब इन जाँचों के घेरे में है, तब तक तो उस पर निगाह रखनी ही चाहिए। आप देखिए मैं बात करता हूँ, एक छोटे से प्रोजेक्ट में, सरकार के एक छोटे से प्रोजेक्ट में यदि ठेकेदार कुछ गलती कर देता है, तो 1 मिनट में सरकार उसको काली सूची में डाल देती है, यानी ब्लैक लिस्ट कर देती है और फिर उस ठेकेदार को आगे कोई काम नहीं दिया जाता है। तो ये अडानी जो जिस पर हज़ारों, हज़ार, लाखों करोड़ों के घोटाले का आरोप है और एक बहुत प्रतिष्ठित फर्म ने लगाया है, हिंडनबर्ग फर्म ने, अमेरिकन कंपनी ने, तो इसको फिर आप कैसे लाने दे रहे हैं? ये मेरा मानना है। निगाह में रखकर तो करने दिया जा सकता था। करने दिया जा सकता था लेकिन निगाह में मतलब जब आप जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति दागी है, तो वही बात हुई कि आप किसी चोर को अपने घर में नौकर रख लें, है ना? जानते हुए कि आदमी चोर है, उचक्का है, अपने घर में नौकर रख लें और बोले कि हम तो निगाह में रख के इससे काम करवा रहे हैं। तो उसकी ज़रूरत ही क्या है कि आप जानते हुए किसी उचक्के को अपने घर में बुला लें? एक तो बिहार में कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी उद्योग लाने से डरता है। अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत कैसे नहीं होना? जी, वही वही मैं कह रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि बिहार में उद्योग नहीं लगे, ये मेरा कहना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 2 बिंदुओं पर मैंने विरोध किया और आपने एक बात की रोज़गार की बात, तो मैं ये भी आपको बताऊँ कि आजकल क्या है, पुराना ज़माना नहीं है कि कोई फैक्ट्री खुलेगी तो उसमें हज़ारों लोगों को नौकरी मिल जाएगी। आजकल देखिए इतना मशीनीकरण हो गया है, इतना ऑटोमेशन हो गया है कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में ज़्यादातर काम मशीनें करने लगी हैं। आपको मैं अमूल की फैक्ट्री में गया था गुजरात में, अमूल डेयरी में। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री और मुझे वहाँ इक्के-दुक्के लोग नज़र आए। सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। अमूल का मक्खन भी बन रहा है तो ऑटोमेटिक बन रहा है। कट भी रहा है तो मशीनों से। हाथों का काम मशीनों से किया। हाँ, पैक भी हो रहा है मशीनों से। डब्बा में जा रहा है मशीनों से। सब कुछ मशीनों से हो रहा है। आदमी इक्का-दुक्का कहीं-कहीं सुपरवाइज़र जैसे लोग दिखते हैं, जो मशीन खराब होने पर उसकी मरम्मत करते हैं। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि फैक्ट्री हो जाएगी तो उसमें एकदम हज़ारों हज़ार लोगों को नौकरी हो जाएगी और अभी भी मेरा मानना है कि बिहार जो कि मेनली एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ मतलब इतनी उपजाऊ मिट्टी है और इतनी खेती है। मैं अभी भी मानता हूँ कि बिहार में कृषि पर यदि आधारित उद्योग लगाया जाए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो ज़्यादा बिहार के लिए ज़्यादा सार्थक होंगे, बिहार के लिए ज़्यादा अनुकूल होंगे। जी। तो ये क्यों नहीं लगाया जाता है कृषि वाला? अब देखिए अब उसके लिए वही है, अब इच्छा शक्ति नहीं है।
मैं आपको बिहार को बताऊँ कि यहाँ देखिए फलों की ही खेती देखिए, अब दरभंगा के आम देख लीजिए, हाजीपुर के केले देख लीजिए, मुज़फ्फरपुर के लीची देख लीजिए, ये सब दुनिया भर में मशहूर है। मुज़फ्फरपुर की शाही लीची दुनिया भर में निर्यात होती है। पीएम और राष्ट्रपति तक जाता तब हाजीपुर के केले, दरभंगा के आम, तो यहाँ पर तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब संभावनाएँ हैं। खाद्य प्रसंस्करण जिसको कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग, है ना? क्या दरभंगा में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती थी, जो आम के मतलब तरह-तरह के उत्पाद तैयार करे? या मुज़फ्फरपुर में लीचियों के उत्पाद के लीची जूस की बड़ी फैक्ट्री या सब नहीं हो सकती थी? कुछ-कुछ लगाई भी गई है। या दरभंगा में मखाना एक बहुत बड़ा उत्पाद है। लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन दुनिया भर में जो टोटल मखाना का उत्पादन होता है, उसमें 90% उत्पादन सिर्फ़ एक दरभंगा जिला में होता है ना? पूरी दुनिया का 90% सिर्फ़ दरभंगा जिला में मखाना का उत्पादन होता है। तो ये मैं कह रहा था कि इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। बिहार में अभी भी मेरा मानना है जैसे मैं किशनगंज एसपी था, किशनगंज अकेला जिला है बिहार का जहाँ चाय की खेती होती है। बाकी किसी जिले में बिहार में चाय की किशनगंज में चाय की खेती होती है। आपको उधर जाइएगा कोसी की तरफ तो उधर मकई की बहुत खेती होती है, खगड़िया, सहरसा की तरफ। आप इधर आइएगा कैमूर की तरफ तो उधर बहुत उत्तम किस्म का चावल की खेती होती है। तो अलग-अलग चीज़ों की खेती होती है। बिहार शरीफ में बहुत सब्जियों की खेती होती है, बिहार शरीफ की तरफ। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग, वो बिहार के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है क्योंकि वहाँ जो भी कच्चा माल है, वो आपके यहाँ मिल रहा है ना? आप ही के यहाँ उसकी उपज हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए बिहार में इच्छा शक्ति लोगों में नहीं है, सरकारों में भी इतना भ्रष्टाचार है कि लोग कमीशन खोजते हैं। उनको आम आदमी की विकास से और राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। अब सीमेंट फैक्ट्री लगा दीजिए, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, क्या इसमें होगा? जी। सर, आप अडानी के साथ-साथ सीमेंट फैक्ट्री का भी विरोध कर रहे हैं। तो अगर कोई ठीक है, अडानी अगर दागी है, वो ना है, अगर दूसरे उद्योगपति सीमेंट की फैक्ट्री लेकर बिहार आते हैं, तो उनके लिए स्वागत या फिर बंद? नहीं, नहीं, सीमेंट फैक्ट्री में मैंने वजह ना बताई, आँख मूंद के तो मैं विरोध नहीं कर रहा। आप खुद सीमेंट फैक्ट्री ऐसे जहाँ भी लगेगा, वहाँ के नागरिकों को तो परेशानी होगा ही, तो सीमेंट फैक्ट्री फिर लगना बंद होना चाहिए। बहुत परेशानी है। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे हिस्सों में भी लग सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी नहीं हो आस-पास, है ना? या बहुत सारे जो कड़े जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके साथ। देखिए विदेशों में भी सीमेंट फैक्ट्री लगती है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, लेकिन वहाँ हमारे इतना सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं है। वहाँ प्रदूषण बोर्ड बिल्कुल चढ़ा रहता है ना? और यहाँ तो प्रदूषण बोर्ड को पैसे पे ही खरीदना हाँ, पड़ता यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है कि प्रदूषण बोर्ड में आपको कोई भी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि आप घूस दे दीजिए। है, बिना वो जाँच हाँ, बिना वो मतलब ज़मीन पर आएँगे भी नहीं जाँच करने, उनको घूस दीजिए ऑफ़िस में और ऑफ़िस में ही वो मतलब आपको एकदम के। प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट आपको कर कमलों में पकड़ा देंगे। तो ये बात है ना, पूरे सिस्टम को देख के करना पड़ेगा, है ना? कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। सीमेंट फैक्ट्री को यूरोप में लगे तो वहाँ अलग स्थिति है, वहाँ बहुत कड़े नियम हैं। है ना? यदि वही यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री अमेरिका में रहती ना, भोपाल वाली, तो वहाँ इतनी इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। वहाँ इतना ज़्यादा उस पर ये मतलब लोगों की निगाहें रहती और यहाँ है। हिंदुस्तान में तो इतनी गरीबी है, लोगों की जान सस्ती है। भोपाल में 3000 लोग मर गए, तो मर गए। अच्छा, जी। वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, वो खुश हो रहे होंगे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेंगे, रोज़गार मिलेंगे, और उस संदर्भ में अगर आप विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये होगा कि आखिर अमिताभ दास सर विरोध क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को जो स्थानीय नागरिक है, उनको क्या परेशानी होगी? बस संक्षेप में थोड़ा समझ जाना नहीं, नहीं, देखिए परेशानी तो अमिताभ दास को थोड़े होगी, परेशानी तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ही होगी। मान लीजिए मैंने अभी जहरीली गैस की बात की, जहरीली गैस जो वायुमंडल में फैलेगी, भले वो आपको आँख से नहीं दिखाई देगी, वायु प्रदूषण तो आँख से नहीं दिखता है, लेकिन आपकी फसलों को नुकसान होगा। आप जो वहाँ धान और गेहूँ का उत्पादन करेंगे, उनमें वो जहरीला पदार्थ आएगा और आप आपके बच्चों का सबका स्वास्थ्य खराब होगा। उतनी जो जहरीली गैसें आएँगी, आप वो जहरीली हवा लीजिएगा तो आपके फेफड़े खराब होंगे। तो वो आम आदमी को ही ना, स्थानीय देखिए स्थानीय आदमी जो है, आम आदमी, अब बिहार का मैं बताता हूँ, उतना पढ़ा-लिखा है ही नहीं, पहली बात। आम आदमी की बात छोड़िए, जो पढ़े-लिखे भी हैं, वो भी आजकल वर्षा यूनिवर्सिटी से ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको इतनी समझ उतना जानकारी ही नहीं कि सीमेंट फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसमें भी निकलता है, उसमें। यहाँ तो नेताजी भाषण दे देंगे कि हाँ, विकास की आँधी चल रही है, तो जनता ताली पीटने लगेगी। ये तो बागेश्वर बाबा वाली पब्लिक है। तो इसलिए यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ, कोई मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं है। मैं तो स्थानीय लोगों के हित के लिए लड़ रहा हूँ और मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मुझे कोई वोट बैंक बनाना है फिर या क्यों लड़ रहे हैं आप सर? लड़ रहे हैं क्योंकि वो मेरे डीएनए में है। सत्य के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, वो मेरा स्वभाव है। इसे उसको मैं रोक नहीं सकता। इसे रोकने के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं तो जानता हूँ कि सरकार तो देखिए लात का भूत होती है, सरकार तो बात नहीं मानती है, सरकार को तो सद्बुद्धि नहीं आती है। रोकने का मैंने एक तो ये 2 ही 3 रास्ते हमारे पास है, एक तो शांतिपूर्ण विरोध करना, लेकिन उससे भी सरकार के कान पर खास जू नहीं रखती है, जब तक आप बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कर दे, किसान आंदोलन की तरह।
तो रोकने का सबसे कारगर उपाय आजकल जो होता है, वो है कोर्ट का रास्ता। जैसे अभी बिहार में आपने जातीय जनगणना के मामले में देखा, इतना धूम-धड़ाका से नीतीश बाबू ने शुरू किया जातीय जनगणना, 215 जातियों को कोड भी बाँट दिए गए। खुद नीतीश बाबू चले गए बख्तियारपुर में फॉर्म भरने के लिए, लग रहा था कि बहुत कोई मतलब इतिहास रच रहे हों। अब हाई कोर्ट से मतलब इनको डंडे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के डंडे पड़े हैं, तब रुक गई है जातीय जनगणना, है ना? तो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है, अब मैंने कुछ वकीलों से बात की है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब तो शायद गर्मी की छुट्टियाँ होंगी, छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुलेगा, तो हम लोग उस वक़्त पीआईएल करेंगे, जनहित याचिका करेंगे कि भई एक जहरीली सीमेंट फैक्ट्री को और एक दागी उद्योगपति की जहरीली फैक्ट्री को बिहार सरकार कैसे अनुमति दे सकती है? और हमें उम्मीद है कि कोर्ट में हमारी बात सुनी जाएगी और कोर्ट हो सकता है इस पर स्टे लगा दे, रोक लगा दे। जी, रोक भी लग सकती है। क्यों नहीं रोक लग सकती है? न्यायपालिका सर्वोपरि है। जातीय जनगणना पर रोक लग गई तो ये अडानी की सीमेंट फैक्ट्री पर रोक नहीं लग सकती है। क्या अडानी जी क्या देश के संविधान से और कानून से ऊपर हैं क्या? जी, धन्यवाद। जी। इन मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। धन्यवाद।